दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें अब तक हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया है, जिसमें फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अभी तक कंप्लीट हो गया और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनल अकाउंट है, चाहे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एनपीओ हो, चाहे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो, ये कंप्लीट हो गए हैं। सब कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सही, सब कंप्लीट हो गया। देखा जाए तो अगर 100 में से देखा जाए, तो 35 मार्क्स का कवर हो गया है। सर 35 मार्क्स, वाह, बिल्कुल। 35 नंबर आ जाएंगे सर, अभी तक 40 नंबर आने में 5 नंबर बाकी है। कोई बात नहीं, हमको सिर्फ 40 थोड़ा लेके आना है। 70, 80, 90, भगवान करे 100 भी आ जाए हमारे, है ना। चलो देखो, तो आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। और अब जो 3 चैप्टर आने वाले हैं वो बहुत ही आसान चैप्टर है, जो आपके फाउंडेशन में भी पढ़े हुए थे। देखो, फाउंडेशन में तो सर जर्नल लेजर भी पढ़ा हुआ था, बट वो बताना बहुत जरूरी था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था डिटेल में बताना। रीजन क्या था? क्योंकि हमको जर्नल एंट्रीज नहीं आती थी, हमको एंट्रीज नहीं आती थी। मान के चलता हूँ कि सब्सिडी बुक नहीं आता था, तो रेक्टिफिकेशन और बीआरएस ये पॉसिबल नहीं था। बट अब यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी जल्दी खींच सकते हैं ना, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड में लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में, है ना। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। सर 3 चैप्टर कौन कौन से? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। ये 3 आसान से चैप्टर अब हम लाइन से कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14, जिसमें आज हम बात करते हैं किसका? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ओके, तो सर ये क्या होता है? सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर हम बिजनेस में बात करें तो आए दिन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। वो कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में। मतलब अगर मेरे को गुड्स बेचना है तो मैं कैश में भी बेच सकता हूँ, क्रेडिट में भी बेच सकता हूँ, बिल्कुल। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब तुम मेरी दुकान पे है, मैंने कहा ठीक है जी, सामान ले लीजिए। अब तुमने कहा नहीं जी, हम तो उधारी लेते हैं। देखो जनरली ऐसा किसमें होता है? होलसेल बिजनेसेस के अंदर होता है कि माल को क्या किया जाता है, उधारी बेसिस पर, क्रेडिट बेसिस पर सेल आउट किया जाता है। अब पार्टीज पैसा दे देती है, महीने भर में, 2 महीने भर में पैसा दे ही देती है, लेकिन उनसे क्या करवाया जाता है? अब मैंने कहा यार 2 महीने बाद तुम पैसा दे दोगे, गारंटी क्या है? तो मैंने 2 महीने बाद का ही तुमसे क्या करवा लिया, एक चेक इश्यू करवा लिया। तो मैं 2 महीने बाद जाऊंगा और बैंक में वो चेक डिपॉजिट करवा दूंगा। तो ये भी एक तरीका हो गया। इससे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या हो गया, सिक्योर हो गया। सेम वैसे ही क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक तरीका होते हैं। ओके, फिलहाल हम इसमें किसकी बात करेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और प्रोमिसरी नोट भी सेम बेसिस पर होता है। दीज इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। And hence sometimes they are referred to as credit instrument or negotiable instrument. In case of credit transaction, the supplier normally get a promise from the customer that he will settle the payment at future date as agreed. वो पैसा दे देगा, ऐसा पहले से डिसाइडेड होता है। It could either be a promissory note, या तो ये promissory note होगा या bills of exchange होगा। Promissory note is written by the customer as an undertaking to pay the money। मतलब मैंने अगर तुमको माल बेचा, तो तुम अगर लिख के दे रहे हो कि मैं वादा करता हूं कि सर मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, तो वो हुआ प्रोमिसरी नोट। अगर तुम लिख कर देते हो कि मैं इतना पैसा आपको दे दूंगा, तो हुआ प्रोमिसरी नोट, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया, दैट इज प्रोमिसरी नोट। वहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन होता है, कौन लिखता है? ड्रॉ कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, जिसने माल बेचा। ड्रॉन बाय द सेलर। ओके, मैं कहूंगा देखो जी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, ऑर्डर देता हूँ कि तुम मुझे इतने रुपए विद इन 2 मंथ्स पे करोगे। मतलब मैंने तुमको अगर 10,000 का माल बेचे, तो ऑब्वियसली तुम 10,000 रुपीज क्या करोगे, मुझे दोगे। और तुम उसे क्या कर लोगे? एक्सेप्ट कर लोगे। तुम उसे क्या कर लेते हो? एक्सेप्ट कर लेते हो। क्लियर है वाली चीज? बिल्कुल। तो फर्क समझ में आया किसमें? प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। हाँ सर, तो दोनों में क्या है, एक तरीके से मैंने तुमको माल बेचा, बिल्कुल सर, मैंने माल बेचा, तुमने खरीदा। इधर चलें क्या? इधर चलते हैं, मैं और तुम, है ना। तो ये मैं हूं और ये तुम हो। मैंने तुमको माल बेचा, गुड्स बेचा, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? सर मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूं, यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक्स वाई कर दें क्या? मान लो मेरा नाम एक्स, तुम्हारा नाम वाई। ठीक है, मेरा नाम एक्स, तुम्हारा नाम वाई, तुम्हारा नाम एकदम सूट कर रहा है, वाई फॉर यू। ठीक है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? सर मैं एंट्री यहाँ पे करूंगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो वाई मेरा क्या है? सर वाई है ना अपना डेटर है।
वाई मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया, मुझे इससे पैसा लेना है। ठीक है, अब क्रेडिट बेचा, कैसे भरोसा कर लूं कि तुम मुझे पैसा दे दोगे? तो मैंने क्या किया, तुमसे एक बिल पे साइन करवा दिया, मैंने बिल ड्रॉ किया और तुमने उस पे क्या कर दिया, साइन कर दिया। ओके, तो अब वो साइन किया हुआ बिल मेरे पास आ जाएगा, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, देखना, मैं एंट्री क्या करूंगा, नेक्स्ट एंट्री, मैं एंट्री करूंगा बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। अच्छा, वही सेम टाइम आपकी बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, आपकी बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी? सर हमारी बुक्स में क्या करेंगे? तुम कहोगे सर हमने तो माल खरीदा है, बिल्कुल तुमने माल खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। किससे खरीदा? मुझसे। मैं कौन? मिस्टर एक्स। हो गए एक्स अकाउंट। ठीक है जी। नाउ अब तुमने क्या किया, मैंने वो जो बिल ड्रॉ किया था, तुमने साइन करके मुझे दिया, तो तुमने एक्सेप्टेंस दिया ना, तुमने अपना क्या किया, एक्सेप्टेंस गिवन। मैं कहूंगा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, मैं कहूंगा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, तुम कहना एक्सेप्टेंस गिवन, तुम कहना एक्सेप्टेंस गिवन। सर वो ड्रॉ ही ऐसा ऐसा होता था ना, मैं कहा क्यों फंसना है तुमको, अभी सिंपल सिंपल चलने दो ना। ठीक है ना, क्यों बताऊं कि मैं ड्रॉअर हूं जिसने बिल ड्रॉ किया, और तुम ड्रॉई हो जिसने बिल एक्सेप्ट किया, क्यों बताऊं तुमको? नहीं बता रहा मैं अभी। ठीक है, मैं अभी नहीं बता रहा, फालतू में परेशानी होगी, क्या मतलब, चलने दो ना, सिंपल सिंपल। ओके सर। हाँ अभी देखा, जो नहीं बता रहा था, जो मैं बात बोल रहा हूँ कि नहीं बताने वाला हूँ, उस पर पहले ध्यान है। कुछ बच्चे तो रिपीट करके देख रहे थे, अभी ध्यान नहीं था। अभी देखो सर ने क्या बात बताया, ये क्या बोल रहे हैं कि जो नहीं बताना था वो। देखना, मुझे बताना कौन कौन रिपीट करके देखे। खैर, एक्स अकाउंट डेबिट टू, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो तुमने क्या किया, बिल इश्यू कर दिया, बिल इश्यू कर दिया, या यूं कहें एक्सेप्टेंस दे दिया, एक्सेप्टेंस गिवन। ओके सर, एक्सेप्टेंस गिवन। अब क्या होगा, अब वो जो पहले तुम मेरे वाई नाम से मेरी बैलेंस शीट में एसेट फॉर्म में आते, अब उसकी जगह बीआर आएगा। ओके, वैसे ही तुम्हारी बैलेंस शीट में मैं जो एक्स नाम से लाइबिलिटी आता, अब बीपी नाम से आ जाएगा। ओके सर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मेरे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। क्या? मैं उस बिल को अपने पास मैच्योरिटी पीरियड तक रिटेन कर सकता हूं। मान लो 2 महीने की मैच्योरिटी का था, तो मैंने 2 महीने तक उसको अपने पास रखा। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस बिल को ले जाकर बैंक को दे सकता हूं, और बैंक को कहूंगा बैंक बैंक, ये मिस्टर वाई आएगा, मिस्टर वाई आएगा, मतलब तुम आओगे। ठीक है ना, मैं बैंक को बोल गया कि बैंक बैंक, मिस्टर वाई आएगा, और वो तुमको क्या करेगा, पैसा दे देगा। ओके, कितना पैसा? मैं कहा देखो, मैंने ना माल बेचा था बैंक वालों 10,000 का, और मुझे ना बिल रिसीव हुआ है 10,000 का। तो मैं गया बैंक के पास, और मैंने बैंक वालों को बोला कि ये लो बिल बैंक वालों, ये बाय 2 महीने बाद आएगा, आपको पैसा दे देगा पूरे 10,000 रुपए, 10,000। आप मुझे ये पैसा अभी दे दो। क्यों? मुझे भी पैसे की जरूरत थी, तो मैं चला गया बैंक वालों के पास, और मैं चाहता था कि श्योरिटी भी हो जाए, और एक इमीडिएट एक बैंक मेरे पास प्रूफ रहे कि हाँ इसने मुझे बिल लिख कर दिया है। ठीक है, तो मैं गया बैंक के पास, बैंक को कहा मेरे को अभी आप 10,000 दे दो, आपको ये 2 महीने बाद 10,000 दे देगा। बैंक ने कहा क्यों, मुझे बेवकूफ समझा है? हाँ, मैं तुम्हें अभी 10,000 दे दूं, ये मुझे 2 महीने बाद 10,000 देगा, मैं तुझे अभी 10,000 नहीं दूंगा। मैं तेरे को अर्ली पेमेंट कर रहा हूँ ना, 2 महीना अर्ली पेमेंट कर रहा हूँ ना। एक काम करते हैं, 12% पर एनम की रेट से ना डिस्काउंटिंग चार्जेस तो कट होंगे, 12% पर एनम की रेट से डिस्काउंटिंग चार्जेस तो कट होंगे। अच्छा, तो बैंक मुझे कितना पैसा देगा, देखता हूँ। डिस्काउंटेड विद बैंक, देखते हैं डिस्काउंटेड विद बैंक। चलो एंट्रीज भी साथ साथ देख लेते हैं। क्या हुआ, अगर मैंने वो बिल अपने पास रिटेन करके रखा मैच्योरिटी तक, तो मुझे और कोई फर्दर एंट्री नहीं करना, नो फर्दर एंट्री रिक्वायर्ड टिल मैच्योरिटी, नो फर्दर एंट्री रिक्वायर्ड टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक मुझे कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करना है।
ठीक है जी, नो फर्दर एंट्री रिक्वायर्ड टिल मैच्योरिटी। लेकिन अगर मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक कह रहा है मैं कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करूंगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लिख सकते हैं, बट सिंपल आसान भाषा में लिखते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, बैंक को क्या देकर आ रहा हूं सर, बीआर। तो जो एसेट मेरे को रिसीव हुआ था बीआर, वही एसेट मैं अभी बैंक को देकर आ रहा हूं। सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब बात आती है चार्जेस की। चार्जेस कितना, चार्जेस का क्या गेम है, मैं कहा देखो चार्जेस का ऐसा है, बिल कितने का था, 10,000 का। बिल कितने का था, 10,000 का। बैंक वालों ने कहा कितना, 12% रेट से चार्ज कट करूंगा, तो 10,000 का बिल। बैंक वाले करें 12% पर एनम। कितने महीने का बिल था, 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स का बिल था, तो मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग तो 10,000 अमाउंट है, 12% डिस्काउंटिंग चार्जेस है साल भर के 1,200 रुपए। तो 2 महीने का कितना सर, 2 महीने का 200 रुपया, 2 महीने का 200 रुपए। ठीक है, तो बैंक वाले मुझे कितना पेमेंट कर देंगे, बैंक वाले मुझे पेमेंट कर देंगे 9,800, वो मेरे अकाउंट में जमा करवा देंगे, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ये लो जी, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, 200 रुपए उसने कट कर लिए। ठीक है, अच्छा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, बीआरएस में भी कंफ्यूज आते हैं कि जब हमको 9,800 मिले हैं तो इसका मतलब बैंक वालों को भी 2 महीने बाद 9,800 मिलेंगे, क्यों भाई? बैंक ने कोई धर्मार्थ संस्थान ओपन कर रखी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ओपन कर रखा है, ये तुम्हारे लिए बैठा है, हाँ, कि तुमको पूरे 10,000 देगा और बाद में उसको 10,000 ही मिलेगा, या तुमको अभी 9,800 देगा बाद में 9,800 मिलेगा। बैंक अपनी सर्विसेज के लिए कुछ पैसा चार्ज करेगा, नहीं करेगा? वही डिस्काउंटिंग चार्जेस है। उसको अभी तुमको कितना दे रहा है, 9,800, उसको पूरा पैसा मिलेगा, बैंक को पूरा पैसा मिलेगा, पूरा बिल का अमाउंट 10,000 कौन देगा, यू, मिस्टर वाई। ओके सर, है ना? तो ये जैसे हम बीआरएस में पढ़ते थे, डिस्काउंट ट्रेड बिल डिसऑनर हो गया सर, तो बैंक वालों ने कितना डिडक्ट कर लिया, तुमको 9,800 ही क्रेडिट हुआ था। अरे तो बैंक वाले तो तुम्हारे पूरा 10,000 डेबिट करते हैं, क्यों? अगर वाई ने नहीं दिया ना तो वो तुम्हारे कोई पकड़ेगा आके? अच्छा सर, ऐसा भी होता है, हाँ, तुमने डिस्काउंट करवाया ना, ये बोल के आए थे ना कि वाई देगा, वाई नहीं जाएगा तो तुमको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल, मतलब मुझे ही देना पड़ेगा। वाई अगर नहीं आया ना तो एक्स को ही पे करना पड़ेगा बैंक को। कितना? अभी 9,800 देगा कि 10,000? ऑब्वियसली 10,000 का वादा किया तो पूरा 10,000 देगा कि नहीं? बड़ा सिंपल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, कोई ड्रॉअर ड्रॉअर मैंने समझाया ही नहीं आपको। मैंने नहीं बोला कि बिल जिसने ड्रॉ किया वो ड्रॉअर है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया वो ड्रॉई है, नहीं बोला मैंने। ठीक है, चलिए अब देखो सर और क्या ऑप्शन होता है, और क्या ऑप्शन होता है। मान लो मेरा कोई क्रेडिटर भी है, ठीक है ना, मेरा कोई क्रेडिटर भी है, मेरे पास बिल आ गया, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मैं भी अपनी उधारी चुका ही देता हूँ। मेरा क्रेडिटर था कोई जेड, उसको भी पैसा देना था 2 महीने में, मैंने कहा ये ले 10,000 का बिल, ये ले 10,000 का बिल। तो मैंने क्या किया, ये बिल उस जेड को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जिसको बोलेंगे एंडोज्ड, एंडोज्ड बिल टू जेड, एंडोज्ड बिल टू जेड। बिल क्या कर दिया, जेड को एंडोर्स कर दिया है। ठीक है जी, क्या करोगे एंट्री? सर जेड मेरी लाइबिलिटी था ना, तो जेड को डेबिट कर दो। कितने रुपए से? मान लो मेरी मेरे से जो जेड है ना वो पैसे मांगता था, कितने, 10,500, 10,500, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में मैंने क्या कर दिया, उसको ये बिल दे दिया। बिल कितने का था मेरा सर, बिल तो 10,000 का ही था, तो इसका मतलब 10,500 के बदले में केवल क्या कर दिया, 10,000 रुपए दे दिए और रवाना कर दिया, कहते जी बस दैट्स एनफ, हो गया पूरा। तो इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, जबरदस्ती उससे पैसा कम करवा लिया ना? नहीं, मैं कहा पूछा नहीं, तुम खुश हो ना, तुम खुश हो ना? बिल्कुल खुश है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 500। ओके सर, डिस्काउंट रिसीव्ड 500, ये बिल मैंने क्या कर दिया, जेड को एंडोर्स कर दिया, बेच दिया। ओके सर, अब सर, अब ऐसे केस में एक बात बताओ, यहां पर अगर बिल मेरे पास रहता है तो वाई किसको पैसा लाके देगा, मुझे देगा। ओके,
अगर बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाए और मैं बैंक को बोल के आया था बैंक बैंक वाई आएगा तुमको पैसा देगा, तो ऑब्वियसली अब वाई जाके किसको पैसा देगा? बैंक को देगा। और अगर मैंने जेड को बिल ये दे दिया कि भैया जेड ये बिल पकड़ो वाई आएगा पैसा देगा, तो ऑब्वियसली अब वाई जाकर किसको पैसा देगा? सर अभी है ना वाई जाकर मिस्टर जेड को पैसा देगा। ओके, समझ में आया? एक और ऑप्शन होता है मेरे पास। क्या सर? और वो ऑप्शन ये है कि देखो मेरे को ना तो बैंक से डिस्काउंट करवाना है, मेरे को कोई 200 रुपए कट करवाने का कोई शौक नहीं है, ना ही मेरा कोई जेड नाम का कोई क्रेडिटर है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि मेरे पास अगर बिल रखा मैंने, अगर मेरे पास ये बिल रखा, कट जाएगा, फट जाएगा, गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, मैंने कहा अगर मेरे पास ये बिल रहा, कट जाएगा, फट जाएगा, गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, मैं अपने पास नहीं रखता हूं, तो क्या करूं? एक फैसिलिटी है मेरे पास, एक ऑप्शन है, इस बिल को मैं भेज देता हूं, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, है ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अच्छा, बैंक को दे सकता हूँ, बैंक वालों तुम अपने पास रखो इसको। ना ना ना, मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए, कैसी बात कर रहे हो, मैं कोई डिस्काउंट करवाने नहीं आया हूँ, तुम अपने पास रखो बैंक वालों, 2 महीने बाद जब वायल आके पैसा दे देगा वो मेरे अकाउंट में जमा करवा देना, ये सर्विस चाहता हूँ बस मैं तो। मुझे आपसे अभी अर्ली पेमेंट नहीं चाहिए, ये मत सोच लेना कि मैं आपसे पैसा लेने आया हूँ, नहीं लेने आया, आपके पास ये बिल डिपॉजिट करवाने आया हूँ। जब वो 2 महीने बाद वायल आके पैसा देगा, आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर लेना, बस दैट्स इट। मेरे को कोई अर्ली पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे पूरा पेमेंट चाहिए 2 महीने बाद 10,000 का। तो अभी इसमें एंट्री क्या करूंगा? मैं गया बिल को डिपॉजिट करवाने, तो रिकॉर्ड क्या करूंगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अकाउंट डेबिट पूरा 10,000 का, और टू बी आर, बिल गया ना मेरे पास से, टू बी आर अकाउंट, टू बी आर, सिंपल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। बताओ समझ में आ रहा है ना तुमको? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? मैं पूरी स्टोरी बताते हुए समझा रहा हूं, बिल्कुल। सर इन सब केसेस में वाई क्या एंट्री करेगा? सर इन सब केसेस में वाई क्या एंट्री करेगा? वाई बैठे बैठे देखेगा, वाई बैठे बैठे देखेगा। सर मजाक कर रहे हो? मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्स अपने पास बिल रखे या बैंक से डिस्काउंट करवा ले या एंडोर्स कर दे या कलेक्शन में भेज दे, वाई क्या करेगा? अब तुम घर बैठे तुम्हारे कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरे को क्या लेना देना? ठीक है ना, कोई लेना देना नहीं है मेरे को, बस एग्जाम में रिजल्ट अच्छा ले आना, है ना? तो मैंने कहा भाई इन सब काम के लिए, इन सब काम के लिए वाई को कोई मतलब नहीं है, तो वाई इन सब के लिए कोई एंट्री नहीं करने वाला है, वाई इन सब के लिए कोई भी एंट्री नहीं करने वाला है। अच्छा सर, बिल्कुल नो एंट्री, ठीक है। अब क्या होगा? अब आएगी ड्यू डेट, अब आएगी ड्यू डेट। ड्यू डेट पर क्या होगा? ड्यू डेट पर क्या होगा? अगर मैंने उस बिल को रिटर्न किया था, तो अगर मैंने उस बिल को रिटर्न किया था, मैं कौन? मिस्टर एक्स। अगर मैंने उस बिल को रिटर्न किया था, तो ड्यू डेट पर पैसा मुझे मिलेगा, पैसा मुझे मिलेगा, तो मैं एंट्री क्या कर देता हूं? मैं एंट्री कर देता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश में लाके दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, वो आपकी इच्छा है। कैश में लाके दिया तो कैश, और बैंक में लाके दिया तो बैंक। जनरली ऑब्वियसली चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू पेमेंट करता है, ताकि एक प्रूफ रहता है, बट ठीक है, जैसा भी करें चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, मैं वाई को कह दूंगा ये लो बी आर लो अपना, ठीक है जी। कितने पैसे आएंगे? पूरे 10,000 आएंगे भाई, पूरे 10,000 आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। अगर बिल बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया था, इफ डिस्काउंटेड विद बैंक और एंडोज्ड, और एंडोज्ड टू क्रेडिटर, या फिर क्रेडिटर को बेच दिया था,
क्या करोगे? मैंने कहा इस केस में पैसा किसको मिलेगा, बैंक को या उस क्रेडिटर को मिलेगा। क्रेडिटर का नाम मिस्टर जेड। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं कुछ एंट्री नहीं करने वाला, मेरे को थोड़ा ना मिल रहा है पैसा। मेरे को तो जो मिलना था बैंक से डिस्काउंट करवाया तो पहले पैसा मिल गया, और क्रेडिटर को मैं अपनी बुक में पहले ही कम कर चुका हूं। एंड्रोइड्स के केस में क्रेडिटर मेरे बुक में पहले ही डेबिट हो चुका है, तो अब मुझे कोई एंट्री करने का नीड नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैंने बिल भेजा था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो क्या अब मेरे को एंट्री करने का नीड है मैच्योरिटी डेट पर? बिल्कुल सर, मैंने कहा था बैंक वालों तुम मेरे बिहाफ पे पैसा जमा कर लेना। अब बैंक वालों ने जमा किया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी कैश नहीं होगा, अभी पक्का पक्का बैंक ही होगा, क्योंकि ये पैसा किसके पास गया है? वाया आया था मेरे पास पैसा देने के लिए। मैंने कहा वाया, एक काम करो, वो बैंक बिल है ना, बैंक में डिपॉजिट करवा रखा, वहां जाके ही आप डिपॉजिट करवा दीजिए। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर होगा क्या, बोलो? मेरे पास से बिल जा रहा है क्या? नहीं 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 सर, बिल तो मेरे पास से तभी जा चुका था जब मैंने वो बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था, तो बीआर तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। जो बीआर मुझे रिसीव हुआ था वो क्या हो गया है? वो ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है। अच्छा, तो अभी क्या करूं? तो बीआर क्रेडिट नहीं होगा। आपने स्पेशल अकाउंट डेबिट किया था ना? हाँ सर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वही क्रेडिट कर दो। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कितना? 10,000। कितना? 10,000। ओके, डन, हो गया सर। मुश्किल ही नहीं है सर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, लॉजिक है। अगर प्रोसेस याद रहेगा तो एंट्री बनाना मुश्किल नहीं है। एंट्री टफ नहीं है, बच्चा प्रोसेस में गलती करता है कि हो क्या रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, स्टोरी समझ में नहीं आती चल क्या रहा है ना? स्टोरी समझ में नहीं आ रही चल क्या रहा है, तो ट्रांजेक्शन ही समझ में नहीं आ रहा है, कौन किसको पैसा दे रहा है, कौन किससे पैसा ले रहा है, कौन किसको बीआर दे रहा है, कौन किससे बीआर रिसीव कर रहा है, किससे कितना पैसा आ रहा है, क्यों जा रहा है बैंक के पास, क्यों क्रेडिटर को एंडोज कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो एंट्री भी नहीं समझ में आएगा। एंट्री इजीली बन जाएगा अगर आपको पूरी स्टोरी पता है तो अगर बिल मेरे पास है तो ठीक है जी, मैच्योरिटी पे पैसा भी मेरे को ही मिलेगा। बिल अगर बैंक के पास है या क्रेडिटर को एंडोज कर दिया तो ऑब्वियसली पैसा मैंने कहा था उनको ले जाके दे देना, तो दे देना भैया, मेरे पास मत आना। हाँ, कलेक्शन के लिए दिया तो ऑब्वियसली पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा, लेकिन मिलेगा तो मेरे को ही ना, मेरे ही बैंक अकाउंट में प्लस होगा, तो मेरा बैंक बैलेंस मैंने डेबिट कर दिया, अपनी एसेट क्रिएट कर ली, और टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो कि मैंने पहले डेबिट किया था अभी क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। अब इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए मिस्टर वाई क्या एंट्री करेगा? अब मिस्टर वाई कहेगा देख भाई, चाहे पैसा मिस्टर एक्स तुम्हें देना हो, चाहे तुम्हारे कहने पर बैंक में जमा करवाना हो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, चाहे बैंक को देना हो, तुमने डिस्काउंट करवा लिया हो, चाहे क्रेडिटर को देना हो, ये कह रहे हैं मेरे को तो पैसा देना ही है ना, मेरे को तो पैसा देना ही है। मैंने जो एक्सेप्टेंस दिया था, जो बिल इश्यू किया था, मुझे तो उसका पेमेंट करना ही है। तो मेरे लिए जो थर्ड एंट्री रहेगा वो क्या रहेगा? चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुमने कुछ भी किया हो उस मैच्योरिटी पीरियड में, मेरे को तो बिल का पेमेंट करना है, तो मैं तो बिल का पेमेंट कर दूंगा। थर्ड नंबर, बीपी टू बैंक, बीपी टू बैंक। ओके, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कैश में दिया हो तो चलेगा, टू कैश भी चलेगा, लेकिन हाँ, मान लो अगर बैंक को ही दे के आना हो, ठीक है ना, तो नहीं, तो सर बैंक को देने के आना है तो ये तो तुम्हारा बैंक अकाउंट है ना, मैंने चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो टू बैंक करूंगा, मैंने कैश में ले जाके अगर बैंक को भी दिया है तो टू कैश कर सकता हूँ, समझ में आया? तो मेरा बैंक अकाउंट थोड़ा ना इफेक्ट हो रहा है। मेरा बैंक अकाउंट कब इफेक्ट होगा? जब मैं अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहा हूँ। मैं कौन? मिस्टर वाई यहाँ पर। तो मिस्टर वाई का बैंक अकाउंट कब इफेक्ट होगा? जब मिस्टर वाई अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ना तुमको? देखो मैं ना शॉर्ट में पढ़ाता पढ़ाता फिर डिटेल में पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है, इसीलिए ये एग्जाम ओरिएंटेड के साथ साथ रेगुलर बैच बन जाता है, तो रेगुलर प्लस एग्जाम ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि डिटेल में पढ़ाई बिना मुझे लगता है यार, ना आधा समझ में आए से अच्छा है कि ना समझ में आए, तो पूरा ही समझो ना यार, क्यों कम कम करना है? तो आई होप
क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। वापस बोल देता हूँ, मैंने वाई को माल बेचा, वाई टू सेल्स, फिर बी आर रिसीव हुआ, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। मैं उस बिल को अगर अपने पास मैच्योरिटी पीरियड तक मैच्योरिटी तक रिटेन करता हूँ, अब कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि बिल रिसीव का एंट्री मैं कर चुका हूँ। अगर मैं बैंक से जाके आज डिस्काउंट करवा लेता हूँ 10,000 का बिल, तो मैं बिल वो बैंक को देकर आ रहा हूँ, बैंक वाले मेरे पैसे जमा करवा देंगे बट पूरे नहीं करवाएंगे, बैंक अपने सर्विस चार्जेस को कट करेंगे, तो उसको मैंने नाम दिया डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। अगर वही बिल मैं किसी अपने क्रेडिटर को दे दूं जो मुझसे पैसा मांगता है, तो मैं क्या करूंगा। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है मांग, मारवाड़ी में बोलता है ना, चल छोड़ो, मांग तोड़ा ऐसा बोलते हैं, मांग तोड़ा तो कोई ना, मारवाड़ी में ऐसा बोलते हैं, छोड़ो। एंडोर्स बिल टू जेड। हाँ, ये बच्चे खतरनाक, अपनी अपनी लैंग्वेज है ना, कोई मारवाड़ी में बोलेगा, कोई सिंधी में बोलेगा, कोई मराठी में बोलेगा, सबका अपना अपना होता है ना, बढ़िया बढ़िया कल्चर होता है एकदम शानदार वाला। देखो, एंडोर्स बिल टू जेड। ओके, अब जेड को एंडोर्स किया तो क्या होगा सर, जेड को एंडोर्स किया तो बिल दिया तो जेड अपना लायबिलिटी कम हो जाएगा, बिल जाएगा तो टू बी आर। हाँ, अगर जेड को 10,000 का ही पेमेंट करो, ये बोल के कि ये देख 10,000 का बिल है तेरा, 10,000 का सेटलमेंट है, तब तो यहाँ पे 10,000 ही आएगा, टू बी आर 10,000। लेकिन कुछ भी हो सकता है, मान लो जेड है, जेड का पेमेंट था 12,000 का, जेड को बोल देख भाई 12,000 के बदले में केवल 10,000 का बिल दे रहा हूँ, बस अभी मान मनमार वाली बात है, बस हो गया, बस 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 खत्म का, भैया 12,000 नहीं मैं 10,000 ही दूंगी, है ना, ऐसा भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल, तो वो 2,000 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। क्लियर है, चलो। तो जेड का जितना लायबिलिटी बनता है वो डेबिट करना, बिल का जितना अमाउंट है वो क्रेडिट कर देना, कुछ डिस्काउंट रिसीव हुआ तो ओके, नहीं है तो ठीक है जी, बैलेंस हो गई एंट्री। नाउ अगर फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल बैंक में भेजा जा सकता है कलेक्शन के लिए, क्योंकि मेरे पास रहेगा तो क्या होगा, कट जाएगा, फट हो जाएगा, गुम हो जाएगा और चोरी हो जाएगा। बिल्कुल, तो मैंने क्या इसको बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया, टू बी आर, गया ना मेरे पास से बिल, डन। ड्यू डेट पर अगर मेरे पास बिल है तो पैसा मुझे मिलेगा, ठीक है, और बैंक में अगर मैंने कलेक्शन के लिए जमा करवा रखा है तो भी पैसा मुझे मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ पर अगर बिल मेरे हाथों में पड़ा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर मैं ही दे दूंगा, ये ले बिल पकड़ अपना। ओके, और अगर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया या जेड को एंडोर्स कर दिया तो ऑब्वियसली वो पैसा बैंक को और जेड का है, वो बैंक का या जेड का है, तो भाई उसके लिए मुझे कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, वो पैसा मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। यू, मिस्टर वाई, ये क्या एंट्री करेगा, माल खरीदा, परचेज टू एक्स, बिल इशू किया एक्स टू बीपी। अब तुम चाहे कितनी भी उछल कूद मचा लो, अपने पास रखो, एंडोर्स करो, डिस्काउंट करवाओ, मेरे को कोई एंट्री नहीं करना है। फिर उसके बाद अब तुम्हारे पास बिल हो, चाहे बैंक के पास हो, चाहे क्रेडिटर के पास हो, चाहे कलेक्शन में भेजा हो, मेरे को तो पैसा देना है ना, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अरे सर, तो सर मिस्टर वाई की बुक में तो एंट्री अच्छा है ना, इजी है, बिल्कुल है। अच्छा, अभी मैं तुमको नाम बता देता हूँ कि भैया अगर मिस्टर वाई क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, बिल ड्रॉ कर रहा है, तो मिस्टर एक्स क्या है, ड्रॉर है। इस केस में एक्स ड्रॉर है और वाई क्या है, ड्रॉई है जिसने बिल एक्सेप्ट किया है। क्लियर है वाली चीज, चलिए। तो मिस्टर एक्स एक काम करेगा, इधर लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनको नीचे शिफ्ट कर देते हैं और यहां लिख देते हैं कि जो x है वो कौन है। सर x जो है वो सेलर है, x जो है वो सेलर है, उसी ने माल बेचा है और वही बिल का ड्रॉअर है, वही बिल का ड्रॉअर है। और y, y कौन है सर, y ना परचेजर है, गुड्स को इसने परचेज किया है और अपनी एक्सेप्टेंस दी है कि हाँ जी मैं पेमेंट कर दूंगा, तो ये ड्रॉई है। अच्छा सर, ये ड्रॉअर मिस्टर एक्स और वाई क्या है, मिस्टर वाई क्या है, ड्रॉई, मिस्टर वाई क्या है, ड्रॉई। ठीक है सर, डन। चलिए आगे बढ़े क्यों, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। तो अभी नोट्स में चल के देखें, हाँ सर नोट्स में देखते हैं क्या है। आ गया हो, फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, मतलब सर आप इतने यहां पढ़ा के आगे चले गए, ड्रॉन बाय द सेलर एंड एक्सेप्टेंस बाय द बायर। बिल्कुल, सेलर ने क्या किया था, बिल ड्रॉ किया था और एक्सेप्टर बायर ने क्या किया था, परचेजर ने क्या किया था सर, बिल को एक्सेप्ट किया था, वो ड्रॉई है। चलो अब वापस थ्योरी पढ़ते हैं, फीचर्स क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के।
सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर क्या है? देखा, स्मार्ट वर्क, कैसे तुमको एंट्री सिखा के आ गया मैं। अब वापस थ्योरी पढ़ते हैं। मुझे पता है ना, तुम लोग थ्योरी पढ़ने में ना 100 में से 90 स्टूडेंट्स की जान चली जाती है, ठीक है ना। देखो फीचर्स क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होना चाहिए ऑब्वियसली, सब कुछ लिखित में होना चाहिए ना, बोल के कोई वैल्यू नहीं रखता है। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। मैंने तुमको ऑर्डर दिया कि भैया तुम पैसा दोगे 10,000, तो ये अनकंडीशनल, ऐसा नहीं कि बारिश आएगा तो पैसा देना वरना मत देना, कल रोहित सेंचुरी मारेगा तो पैसा देना वरना मत देना, है ना, कोहली सेंचुरी मारेगा तो पैसा देना वरना मत देना, ऐसा नहीं होगा। इट इज साइंड बाय द ड्रॉअर, ऑब्वियसली मेरे साइन होंगे, और ऑब्वियसली आपने एक्सेप्ट किया तो आपके भी साइन होंगे। इट्स ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन, ये जो ड्रॉ किया गया है मतलब लिखा गया है, ऑब्वियसली तुम पर लिखा गया है, मिस्टर वाई पर लिखा गया है, तो स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए। देयर इज एन ऑर्डर टू पे, ऐसे नहीं हो जाना चाहिए इस पे, जो भी मतलब मैंने बिल ड्रॉ करके सड़क पे गिरा दिया और बोला कि जो भी इस बिल को उठाएगा, है ना, उसमें नोट जैसा शक्ल बना दिया और है ना उसको लिख दिया जो भी इस बिल को उठाएगा वो मुझे 10,000 रुपए देगा, और वहां से जैसे ही तुम उठाने लगे मैंने फोटो खींच लिया कि तुमने उठाया तो ये लो जी तुम पैसा दोगे, ये बिल था तुमने उठा लिया, इस पे लिखा हुआ है कि जो उठाएगा उसको वो पैसा देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन। देयर इज एन ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, अमाउंट भी क्या होता है, फिक्स होता है, स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, ऑर्डर होता है 10,000 रुपए, 10,000, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10,000 प्लस कुछ और 5% ऑफ सम वैल्यू, है ना, अनदर वैल्यू। इट मस्ट बी डेटेड, डेट वगैरह तो लिखा होगा ही होगा, ये वो डेट नहीं है जो तुम सोच रहे हो, है ना, डेट नॉर्मल डेट है। इट स्पेसिफाइज टू हुम द पेमेंट, सर हम कौन सी डेट सोच रहे हैं, अरे तुम नहीं सोचते हो, चलो तो नॉर्मल डेट है, आज का डेट जो भी होगा वो डेट वगैरह मेंशन होगा। इट स्पेसिफाइज टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, यहाँ पे लिखा होता है कि किसको पेमेंट करना है, पेमेंट मेकर ड्रॉअर को होगा या टू द पर्सन मेंशन बाय हिम और टू द बेयरर, मैंने जिसको बोला उसको या टू द बेयरर, जिसको मिलेगा उसको पैसा दे देना, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड मस्ट बी सर्टेन, अमाउंट सर्टेन होना जरूरी है, मतलब सब कुछ फिक्स है, डेट आज का डाल दो, लिखने वाले साइन होने चाहिए, जिसने एक्सेप्ट किया उसका भी साइन हो जाए, अमाउंट फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स, अनकंडीशनल, ओके। इट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए। इट मे बी मेड, कैसा भी बनाया जा सकता है, पेबल ऑन डिमांड, मैच्योरिटी डेट नहीं लिखा 2 महीना 3 महीना, नहीं, पेबल ऑन डिमांड, जैसे ही मैं डिमांड करूं पैसा तुम दोगे, ओके, और आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, तो पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है और या फिर 2 महीना 3 महीना ऐसा मैच्योरिटी पीरियड वाला भी हो सकता है। पार्टीज कौन कौन है सर, पार्टीज में ड्रॉअर, जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉअर है, टिपिकली वो सेलर होता है, ओके, और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्रेडिटर हूँ, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या हूँ, क्रेडिटर हूँ, ओके। ड्रॉई कौन, जो बिल क्या कर रहा है, पहली बात तो ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, जिस पर बिल लिखा जा रहा है, ही इज द बायर, ओके, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेटर है, ओके सर। पेई कौन, पेई वो पर्सन होता है टू whom the amount is payable, amount of bill is payable, जिसको पैसा देना है अल्टीमेटली, he may be the drawer himself, obviously बिल मैंने मेरे पास रख रखा है, कलेक्शन में भेजेगा तो पैसा मुझे मिलेगा, तो ड्रॉअर हो सकता है, या अगर मैंने वो बिल मान लो जेड को एंडोर्स कर दिया तो वो पैसा किसको मिलेगा, जेड को मिल जाएगा, ओके। तो पेई वो बंदा होता है जिसको पैसा मिलता है। तो क्या सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता, क्या ड्रॉअर और पेई एक ही बंदा हो सकता है, ऑब्वियसली अगर बिल मैंने ड्रॉ किया मेरे पास रखा हुआ है बिल, तो ऑब्वियसली पैसा किसे मिलेगा, मुझे मिलेगा, तो ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं मिस्टर एक्स, ठीक है। एंडोर्जी कौन होता है, एंडोर्जी मिस्टर जेड, अपने एग्जाम्पल में कौन है, मिस्टर जेड, सिंपल, अब समझ जाओ। तो जो ड्रॉअर का क्रेडिटर है, क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉअर, क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉअर वही एंडोर्जी है जिसको मैंने बिल बेचा है। फिर क्या कहा, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, मतलब सर ये क्या है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड वाली गेम है सर, वो वाला गेम है बिल्कुल, जरूरत के समय जो काम आता है वही दोस्त होता है। तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, sometimes the name of another person is mentioned as the person who will accept the bill. If the original drawee does not accept it, such a person is called drawee in case of need. हुआ क्या कि भाई तुम मुझसे माल लेने के लिए आए, मैंने बेचा, तुमने कहा हाँ जी आप बिल लिख दो मैं साइन कर दूंगा, मैं कहा भाई तुम कौन, तुम्हारे साइन की क्या कीमत,
तुम्हारे भी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन से साइन करवाओ जिसका मार्केट में वर्थ हो, जिस पर भरोसा किया जा सके। तो वो अब अगर तुम्हारे बिहाफ पे साइन करता है तो वो कहलाता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। क्या कहलाता है? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तुम बैंक से जाके साइन करवा लो, तुम अंबानी से साइन करवा लो, तुम अडानी से साइन करवा लो, ठीक है ना। तो बिल्कुल तुम बिरला टाटा इनसे साइन करवाओ ना, ठीक है, तो मैं कहूंगा यस वो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लासिफिकेशन में क्या है? अलग अलग नाम है, पढ़ना। डॉक्यूमेंट्री, नाम से पता चल रहा है ऐसा बिल जिसमें सपोर्ट में क्या हो? डॉक्यूमेंट हो, सपोर्टेड विद बाय रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, बस दैट इज डॉक्यूमेंट्री। एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नथिंग एल्स। डिमांड बिल, सर डिमांड बिल क्या होता है? जिसका पेमेंट क्या कब होगा? व्हेन इट इज डिमांडेड, पेबल व्हेन इट इज डिमांडेड। अच्छा सर, फिर इनलैंड बिल, इनलैंड जो इंडिया में लिखा हो, इनलैंड अपनी जमीन पे, है ना, पेबल ओनली इन वन कंट्री एंड नॉट इन द फॉरेन कंट्री। क्लीन बिल क्या होता है सर? जिसमें डॉक्यूमेंट नहीं होता है, डज नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री का उल्टा, क्लीन बिल। फॉरेन बिल, सर फॉरेन बिल वो होता है जो इसका पेमेंट क्या होगा? इंडिया से बाहर होगी। अकोमोडेशन बिल, सर आपने एक छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा यार। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस अपने आते ही आते हैं, ये मान के चलो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब भी वो क्वेश्चन बनाते हैं ना, अगर ऑब्वियसली 90% केस में अकोमोडेशन बिल का ही क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि बाकी तो हम फाउंडेशन में पढ़ के आते हैं ना, वो तो हमको आसान लगता है। तो जो टिपिकल बना सकते हैं वो अकोमोडेशन बिल होता है, तो उसको ध्यान से पढ़ के जाना है, ज्यादातर क्वेश्चन उसी के ही पूछे गए हैं और उसी के ही पूछे जाएंगे। अकोमोडेशन क्या होता है सर? ये ना, एक बिल दैट इज स्पॉन्सर्ड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन इज नॉन एज अकोमोडेशन बिल। एक बिल जो ड्रॉ किया गया, एक्सेप्ट किया गया बिना किसी कंडीशन के। इसमें क्या होता है सर? एक दूसरे की हेल्प के लिए बिल लिखा जाता है। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? एक दूसरे की हेल्प के लिए बिल लिखा जाता है। अब पूरा डिटेल में हम बाद में बात करते हैं, बाकी इतना समझ लो, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। वाई है बहुत ही अमीर इंसान और मिस्टर एक्स क्या है? पुअर। लेकिन दोनों दोस्त है ना, अमीर और गरीबी इनके बीच में कभी नहीं आई, तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मिस्टर एक्स को कभी पैसे की जरूरत होती है ना 2-3 महीने के लिए, तो क्या करता है? मिस्टर वाई के पास जाता है और कहता है मिस्टर वाई एक काम करूं क्या, मैं बिल ड्रॉ कर देता हूं, तू एक्सेप्ट कर लेना, और फिर मैं बैंक वालों के पास जाऊंगा, वो बैंक वाले से क्या करवा लूंगा? बिल डिस्काउंट करवा लूंगा। बैंक वाले क्या कर देंगे? मुझे पैसा दे देंगे और 2 महीने बाद वो पैसा मैं बैंक को लौटा दूंगा। तो एक तरीके से तू मेरी हेल्प कर देगा, तेरे को बस साइन करना है, तेरा तो साइन भी चलता है, बैंकों में तेरा साइन भी चलता है। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया? एक वाई से हेल्प मांगा और वाई ने हेल्प किया, बिल्कुल। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, है ना, समझ जाओ। तो वाई ने हेल्प किया, दैट इज अकोमोडेशन बिल। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे बीच में, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कोई ट्रेड नहीं हुआ था, तो ये ट्रेड बिल नहीं है, एक दूसरे की हेल्प के लिए लिखा गया था, दैट इज अकोमोडेशन बिल। होगी। ट्रेड बिल क्या होता है सर? स्पेशली रिलेटेड ओनली टू ट्रेड, जैसे माल बेचा उससे रिलेटेड है ना, कोई और अमाउंट ड्यू होगा उसके रिगार्डिंग अगर बिल लिखा जा रहा है तो यस, अमाउंट पेबल है जिसके रिगार्डिंग बिल लिखा जा रहा है तो वो ट्रेड बिल है। बाकी अकोमोडेशन बिल सिंपली जनरेट किया गया है एक दूसरे की हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए, ठीक है। तो मिस्टर एक्स की हेल्प हुई। कभी कभी क्या होता है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों एक दूसरे की हेल्प के लिए क्या करते हैं? ऐसा काम कर सकते हैं। चलिए देखो सर, ये क्या यूजेंस बिल? इट इज अ टाइम बाउंड बिल विच मीन्स द पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन द गिवन टाइम। पेमेंट कितने में होगा? विद इन गिवन टाइम पीरियड एंड, ठीक है, विद इन गिवन टाइम पीरियड, ठीक है, डन। तो सर एक बात मैंने नोट की, डॉक्यूमेंट्री बिल का ऑपोजिट क्लीन बिल, इनलैंड बिल का ऑपोजिट हो गया फॉरेन बिल, बिल्कुल। और सर डिमांड बिल, डिमांड बिल का ऑपोजिट हो गया यहाँ पे यूसेंस बिल। क्यों? क्योंकि डिमांड में जब पेबल ऑन डिमांड है, यूसेंस में क्या है? एक टाइम बाउंड है, 2 महीना 3 महीना वगैरह ऐसा टाइम बाउंड है। और अकोमोडेशन बिल एक दूसरे की हेल्प के लिए हो गया जिसमें नो ट्रेड, और ट्रेड बिल मतलब जिसमें बीच में ट्रेड होता है, जिसके लिए बिल इशू किया जाता है। अकोमोडेशन मतलब नो ट्रेड, इनके बीच में कोई ट्रेड नहीं होता। अच्छा सही है सर, याद कर सकते हैं हम इस तरीके से, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब देखो, ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल को और डिफाइन कर रखा है यहाँ पर,
बट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको बाद में, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अभी क्या आ गया सर, आपने एंट्रीज तो करवा दी थी, मैं कहा अभी हम क्या आ गए हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी। सर ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी। चलो तुमको है ना पहले एग्जाम्पल सिखाता हूँ, सीखा हुआ है तुमने, बट पहले फिर भी हम एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ क्या है। मैं कहा देखो क्या है एग्जाम्पल, डेट ऑफ ड्रॉइंग, बिल ड्रॉ कब किया गया, 31 जैन 2021 को। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 5 Feb 2021। अच्छा, मतलब मैंने बिल ड्रॉ कर दिया था और डेट लगा दी थी 31 जनवरी 2021, और मिस्टर वाई ने क्या किया था, मिस्टर वाई ने उसको एक्सेप्ट किया 5 Feb 2021 को। कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल, अब आपको ड्यू डेट बताना है, ड्यू डेट ऑफ बिल मतलब उस बिल के रिगार्डिंग पेमेंट कब होगा। अगर बिल आफ्टर डेट है तो, अगर बिल आफ्टर साइट है तो। अच्छा, ये क्या होता है सर, एक आफ्टर डेट एक आफ्टर साइट, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। अच्छा सर, बिल का टाइम पीरियड क्या है, 1 मंथ और 30 डेज, दोनों अलग अलग केसेस बताना है। मतलब मुझे क्या बताना है, ओहो जगह तो बहुत कम है और बताना बहुत ज्यादा है, कोई ना, देखो यहां देखते हैं। अगर बिल क्या है, बिल इज आफ्टर डेट, बिल इज आफ्टर डेट, आफ्टर डेट में जो नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग है वो कहां से चालू हो जाती है, आफ्टर डेट में नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग चालू हो जाती है डेट ऑफ ड्राइंग से। नंबर ऑफ डेज, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टार्टिंग विद द डेट ऑफ ड्राइंग। अच्छा, और आफ्टर साइट है, मतलब साइट मतलब देख लिया, सामने वाले ने जिसको एक्सेप्ट करना था उसने देख लिया, उसने साइन कर दिया है। तो आफ्टर साइट की जो नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग है वो कब से चालू होती है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से चालू होती है। समझ में आया, आगे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ की काउंटिंग आफ्टर डेट पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ काउंटिंग कहां से चालू होनी है, 31 जैन से होनी है। ठीक है सर, तो अगर बिल आफ्टर डेट है तो उसमें हम बात करते हैं 1 मंथ। अब बताइए बिल पर अगर 1 मंथ लिखा है तो ड्यू डेट क्या होगा, सर ड्यू डेट क्या होगा, मेगा बिल लिखा कब गया था, आफ्टर डेट है तो काउंटिंग कहां से चालू होगी, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया था 31 जनवरी से। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 31 जैन, 2021। कितना है, 1 मंथ है ना, बिल्कुल 1 मंथ है तो तुम करो, महीने में ऐड कर दो यहाँ पे 1 मंथ। ओके, मंथ में पहले डेट है 31, फिर जनवरी महीना है, फिर 2021 साल है, तो मंथ में एक महीना ऐड कर दो। अभी क्या गया सर, 31 फरवरी, मैं कहा फरवरी में 31 दिन तो होते ही नहीं है, तो क्या करना, जिस भी महीने की लास्ट डेट अगर ऐसा ड्यू डेट आ रहा हो और उस मंथ में अगर वो डेट ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि सर फरवरी में ना 28 दिन है, 2021 की फरवरी में क्या है 28 दिन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 29 30 31 तारीख है ना ड्यू डेट, तो एक काम करते हैं 1 2 3 3 मार्च तक लिखे जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखे जाना। अगर मंथ वाइज कैलकुलेशन होती है तो फिर डेज को इग्नोर कर दिया जाता है। अगर मंथ वाइज कैलकुलेशन होती है, अगर टेन्योर जो है वो मंथ में है तो फिर डेज को इग्नोर कर दिया जाता है। तो जनवरी है फरवरी, एक महीना, तो फरवरी लास्ट में पहुंच जाओ, 31 जनवरी का 31 फरवरी, नहीं है 31 तारीख फरवरी में, कोई ना जी, फरवरी का लास्ट क्या है 28, 28 फैब, 28 फैब 2021। ओके सर, मतलब सीखा और साथ में स्पेशल केस भी देख लिया। 28 फरवरी 2021 इज द ड्यू डेट, 28 फरवरी 2021 इज द ड्यू डेट। सर पक्का, मैंने कहा रुको, इसमें क्या करना, 3 दिन और जोड़ देना, इसमें 3 डेज और जोड़ देना। सर ये क्या है, मैं कहा यार ड्यू डेट आ गई तो क्या 3 दिन और नहीं दे सकता तू, यार दे सकता हूँ, 3 दिन और जोड़ दो। तो 28 फरवरी में 3 दिन और जोड़कर ग्रेस पीरियड बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेस पीरियड। अच्छा, थोड़ा सा दे दे, इतना सा टाइम और दे दे, ग्रेस पीरियड, चलो 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया। तो 28 फरवरी में 3 दिन जोड़ा तो 1 2 और 3, 3 मार्च 2021, ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा ड्यू डेट। ओके, ड्यू डेट।
समझे क्या? बिल्कुल। तो 3 मार्च 2021 वो डेट है जिस दिन पेमेंट हो जाना चाहिए। नाउ अगर पेमेंट नहीं हुआ तो बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसऑनर, सम्मान खो देगा वो अपना बिल। नाउ अब अगर मैं बात करूं, अगर बिल क्या हो? आफ्टर साइट हो। अगर बिल क्या हो? आफ्टर साइट, बिल इज आफ्टर सर साइट की छोड़ो, पहले साइट नहीं, आफ्टर डेट ही चलना है। तो आफ्टर डेट में क्या? 30 डेज। आफ्टर डेट में देखते हैं 30 डेज, 30 डेज। 30 डेज हुआ तो कैसा होगा सर? 30 डेज हुआ तो कैसा होगा? 30 डेज हुआ तो क्या करना? मैं कहा फिर प्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा? देखो आप क्या करना, सबसे पहले वो बिल कौन से महीने में लिखा गया? जैन में लिखा गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैन लिख देना। जैन में टोटल कितने दिन होते हैं? तरीका सुनना कैसे होगा सर। टोटल 31 दिन होते हैं। और काउंटिंग कहां से चालू होगी? क्योंकि बिल आफ्टर डेट है तो जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया वहीं से चालू होगी। वो डेट यहाँ पे माइनस कर देना। ओके, तो जनवरी का कोई भी दिन काउंट नहीं होगा क्योंकि 31 जनवरी को लिखा गया है, तो जनवरी में कोई दिन काउंट नहीं होता। जिस दिन काउंटिंग स्टार्ट होती है ना उसको काउंट नहीं करना, उसको नहीं देखना होता है। जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया उसको छोड़कर एक जिस दिन लास्ट ड्यू डेट होगा उसको काउंट करना होता है। ओके, तो ऐसा नहीं 31 जनवरी तो 31 काउंट होगा, नहीं 31 को छोड़ दो, तो जनवरी का कुछ नहीं काउंट करना। फिर उसके बाद देखो फैब। अच्छा उससे पहले एक काम करना, 30 डेज है ना, तो तुम क्या करना, 30 लिख देना यहाँ पे। 30 में से माइनस कर दिया कितना? 0। अब कितना बचा सर? अभी तो पूरे 30 बच रहे हैं। फैब में कितना? फैब में 28। ओके, अब क्या? फैब में 28 दिन है, बिल्कुल 28 है। अब क्या होगा सर? अब तो 2 ही बचा। तो मैं कहा 2 बचा ना, तो एक काम करना, अब लिख देना। अब मार्च के मंथ के डेज मत लेस करना क्योंकि मार्च कंप्लीटली यूज नहीं हो रहा है। तो बस अब जो बचा ना वो डेट आ गई 2 मार्च, 2 मार्च। ओके, प्लस क्या करोगे? ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड कितना? 3 दिन, 3 डेज, 3 दिन और ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर? 2 मार्च में अगर हम 3 दिन ऐड करेंगे तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 मार्च इज द ड्यू डेट। 5 मार्च 2021 is the due date. Simple. 5 मार्च 2021 is the due date. हो गया काम। चलो, आया चीज समझ में तुमको? मैंने होले होले समझा सर, थोड़ा थोड़ा है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, आफ्टर साइट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। वापस समझाता हूँ। बिल इज आफ्टर साइट। आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में केवल इतना सा फर्क है, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में केवल इतना सा फर्क रहेगा, क्या? काउंटिंग कहां से चालू होगी। सॉल्व करने का पैटर्न सेम रहेगा, बस फर्क ये रहेगा काउंटिंग चालू कहां से होगी। अगर वो आफ्टर साइट है तो चालू कहां से होगी? एक्सेप्टेंस से। अगर वो आफ्टर साइट है तो काउंटिंग कहां से चालू होने वाली है? जो मैच्योरिटी पीरियड है या यूं कहूं बिल का जो टेन्योर है वो चालू कहां से होगा? काउंटिंग कहां से चालू होगी सर? एक्सेप्टेंस की डेट से, 5 फेब। अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट, अगर 1 मंथ वाला है, अगर बिल पे क्या लिखा है? टाइम पीरियड लिखा है सर 1 मंथ, तो कैसे होगा? मैं कहा देखो, सबसे पहले वो डेट लिख दो, क्या? 5 फरवरी, 5 फेब, या 5 फेब नहीं लिखो तो 05/02/2021। सबसे पहले एक महीना ऐड करना है ना, तो मंथ में जाओ और ये 1 मंथ ऐड कर दो। 5 फरवरी में एक महीना ऐड होगा तो क्या होगा? 1 मंथ ऐड होगा तो सर ये आ जाएगा 5 मार्च। यहाँ झंझट नहीं था। जैसे पहले में तो हमने क्या किया, 31 जनवरी में एक महीना जोड़ा ना, तो 31 फरवरी आया था। फरवरी में 31 तारीख ही नहीं होती है, तो हमने कहा फिर 28 फरवरी एंड कर दो। ये रूल है ना, कि अगर मंथ में अगर आप टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो, काउंटिंग देख रहे हो मंथ्स में, तो फिर डेज को काउंट मत देना, डेज को फिर इग्नोर मार देना। तो 31 जनवरी एक महीना जोड़ा तो 31 फरवरी आया, बस। अब 31 फरवरी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 28 फरवरी लास्ट था। यहाँ पर 5 फरवरी प्लस एक महीना जोड़ा, 5 मार्च आ गया, ठीक है, डन। उसके बाद क्या करना? 3 दिन,
इसमें भी जोड़ेंगे क्या सर? हाँ, इसमें भी ऐड होंगे 3 डेज ग्रेस पीरियड। 3 डेज अभी मैंने मंथ में लिख दिया है तो गलत है ना। किसके नीचे ऐड करना है सर? डेज है तो डेट के नीचे करो ना, 3 डेज। ओके, तो डेट के नीचे लिखा 3, कितना आएगा सर? 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 मार्च आ जाएगा। 8 मार्च 2021 क्या है? ड्यू डेट है। 8 मार्च 2021 क्या है? ड्यू डेट है। आया क्या तुमको समझ में? हाँ सर आया। अच्छा, फिर और देखते हैं। 30 डेज, 30 डेज अगर 30 दिन हुआ तो 30 डेज, तो सर क्या करना? सबसे पहले लिखना 30, सबसे पहले लिख देना 30, 30। अब क्या करना? मैंने यहाँ पे क्या कहा था, कहाँ से काउंटिंग चालू करनी है सर? 31 जनवरी से, तो मैंने जन मंथ सबसे पहले लिखा। यहाँ पे काउंटिंग क्या करनी है? फेब से करनी है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा फेब। फेब के कितने दिन सर? लिखा कब गया? 5 फरवरी। मैंने कहा था टोटल दिन कितने हैं सर? 28। उसमें से ये वाली डेट क्या कर देना? माइनस कर देना। 28 में से 5, तो फरवरी के कितने दिन काउंट हो जाएंगे? 28 माइनस 5, 23 डेज फरवरी के काउंट हो जाएंगे। ओके, अब बचा कितना? 7। मैं कहा 7 में पूरा महीना तो नहीं लगेगा, तो बस इसका मतलब 7 तारीख ये हमारे पास आ गई। प्लस इसमें हमको ऐड क्या करना है? ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड 7 और 3, 3 डेज, तो ये क्या आ जाएगा? 10 मार्च, 10 मार्च 2021 ये अपना क्या हो जाएगा? ड्यू डेट हो जाएगा। बस हो गया। आया समझ में? चलो, अगर आया तो ट्राई करो, नहीं आया तो फिर सीखो। कैसे सर? देखो, तो डेज का तरीका अलग है, मंथ का तरीका अलग है। मंथ में हम क्या करते हैं? सिंपली मंथ में ऐड कर देते हैं, और फिर ग्रेस पीरियड में डेज ऐड करना था तो डेट में ऐड कर देते हैं। डेज में क्या होता है? डेज वाले में क्या होता है सर? डेज वाले में हम क्या करते हैं, ये 30 डेज है ना हमको मिले, तो 30 डेज का बिल था तो 30 डेज लिखा, माइनस करना चालू करते हैं अलग अलग महीने का। तो सबसे पहले कहां से होगा? जिस महीने से वो काउंटिंग चालू करनी है, तो जैन में चालू करनी थी तो जैन लेस किया था सबसे पहले, जैन से चालू किया तो जैन लेस किया, फेब से चालू किया तो फेब लेस किया। कैसे? जैन में कितने दिन होते हैं? 31, और काउंटिंग कहां से चालू हो रही है? 31, तो 31 माइनस 31, तो जैन में तो कुछ काउंट नहीं हुआ। फिर फेब के देखें 28 दिन होते हैं, माइनस कर दिए। अच्छा, यहाँ पर फेब से चालू किया, कौन सी तारीख? 5 फरवरी। मैं कहा फरवरी में दिन कितने हैं? 28, 28 में से 5 लेस करो, 23 डेज फेब के काउंट होंगे, बाकी के 7 दिन मार्च के काउंट हो जाएंगे। प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड किया तो ड्यू डेट आ गई 10 मार्च। ओके, और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आएगा और कुछ नहीं है। डेट ऑफ बिल 23 नवंबर 2022। बिल का डेट क्या है? 23 नवंबर। कुछ नहीं बोला, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या आफ्टर ड्राइंग, आफ्टर साइट, कुछ नहीं बोला, बस काउंटिंग तुम्हें यहाँ से ही करनी है। टेन्योर क्या है? 2 महीना। मैं कहा मंथ वाला तो बहुत आसान होता है सर। कैसे? 23 नवंबर लिखा, बिल्कुल नवंबर 11th मंथ होता है, 2022। टेन्योर क्या है? 2 महीना। 2 महीना ना, तो सर मंथ में ऐड कर दो, मंथ में ऐड कर दिया, ये लो 11 में 2 ऐड किया तो 12, 13, 13 नहीं होता है, 12 के बाद वापस 1 आ जाता है। ओके, तो 23 जनवरी 2000 क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ईयर चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हाँ सर, दिसंबर के बाद जनवरी में ईयर चेंज हो जाएगा। फिर 3 दिन क्या करना? ग्रेस पीरियड। फिर 3 दिन क्या कर देना? ग्रेस पीरियड के ऐड कर देना, 03 डेज। 3 दिन हमने ऐड कर दिए, कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 26 जनवरी 2023। उनको 26 जनवरी, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, विश्व विजय तिरंगा प्यारा। बिल्कुल 26 जनवरी। 26 जैन, रिपब्लिक डे सर, इट्स रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। ओके, तो सर ये क्या है सर? ये पब्लिक हॉलीडेज है। ये क्या है? पब्लिक हॉलीडेज है। अच्छा, पहले से पता होता है? बिल्कुल, 26 जनवरी आएगी छुट्टी होगी हमारी, 15 अगस्त आएगा छुट्टी होगा, पता होता है ना। हाँ, बापू जयंती आएगी छुट्टी होगी हमारी, समझ में आता है? बिल्कुल, तो पब्लिक हॉलीडेज है। तो अगर सर ड्यू डेट को ऐसा पब्लिक हॉलीडे आ गया तो क्या करेंगे? मेगा पेमेंट कब करना था? 26 जनवरी। 26 जनवरी को पता है छुट्टी है? हाँ पता है।
तो पता है तो भाई एक दिन पहले पेमेंट कर देना। तुम ऐसे थोड़ा ना कहोगे ओ 26 जनवरी को तो छुट्टी आ गई, मुझे पता ही नहीं चला, ड्यू डेट 26 जनवरी थी, ओ छुट्टी आ गई, मैं पेमेंट नहीं कर सका, मैं 27 को करूंगा। नहीं, पता है तुमको छुट्टी आएगी तो एक दिन पहले करना पेमेंट। ओके, तो सर ऐसे केस में ड्यू डेट क्या रहेगा? ऐसे केस में ड्यू डेट रहेगा एक दिन पहले का, 25 जनवरी 2023। सर 25 जनवरी को भी हॉलीडे हुआ तो एक दिन और पहले कर लेना। पता है क्या 25 तारीख को छुट्टी है? पता है क्या तुमको 25 तारीख को छुट्टी है? हाँ सर पता था। अगर 25 तारीख को पहले से पता है छुट्टी है तो यस 24 को पेमेंट हो जाएगा, 24 को ही। फिर एक और ऐसे नहीं कि हाँ आप तो 27 को कर दे, नहीं, पता है ना छुट्टी है तो पहले पेमेंट करने का रखो, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा सर ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, अगर पब्लिक हॉलीडे है ना, तो हमको याद रखने पड़ेंगे कुछ पब्लिक हॉलीडेज, हमको याद रखने पड़ेंगे, बाकी गिवन होगा, टेंशन नहीं। तो पब्लिक हॉलीडे अगर आ जाता है तो एक दिन पहले ही क्या हो जाएगा, जस्ट प्रेसिडिंग डे इज द ड्यू डेट। ओके, नेक्स्ट देखो, डेट ऑफ फर्स्ट बिल, डेट ऑफ सेकंड बिल, दो बिल है, फर्स्ट बिल सेकंड बिल। ओके, एक का टेन्योर 60 है, एक का 90 डेज। अच्छा, अभी पहले यहाँ पे मंथ वाला क्लियर हुआ, अभी डेज वाला भी क्लियर हो जाएगा। 6 अगस्त 2022 और 6 मई 2022 स्ट्राइक डेज। क्या ये पब्लिक हॉलीडे है? स्ट्राइक सर, स्ट्राइक, हड़ताल हो गई है, ये पब्लिक नहीं, ये सडन हॉलीडेज है, अचानक हुए, पहले पता नहीं था कि स्ट्राइक होने वाली है। कि तुमने करवाई हो तो एक अलग बात है, हमको नहीं पता था कि ये स्ट्राइक होने वाली है, सडन हॉलीडे। तो इस केस में कैसे ट्रीट किया जाएगा? सर पब्लिक हॉलीडे में तो ट्रीट हुआ, अगर ड्यू डेट वाला दिन पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो उसे एक दिन पहले ही ड्यू डेट होगा। सडन हॉलीडे में क्या होगा? सडन हॉलीडे में क्या होगा सर, अगर ये ड्यू डेट आ गया तो 6 अगस्त या 6 मई अगर ड्यू डेट आ गई तो उस केस में क्या होगा? मैं कहा देखते हैं, दो बिल है ना, फर्स्ट बिल और सेकंड बिल। देखो फर्स्ट बिल की बात करें, अगर फर्स्ट बिल की बात करते हैं, फर्स्ट बिल 4 जून से काउंटिंग चालू करनी है। डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस तो लिखा नहीं, मतलब यही डेट है जहां से अपने को नंबरिंग स्टार्ट करना है, काउंटिंग स्टार्ट करना है। टेन्योर क्या है? 60 दिन। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इस तरीके से लिख देना, 60 डेज है, लिख दिया। काउंटिंग कहां से चालू करनी है? 4 जून। तो सबसे पहले माइनस क्या करना है अपने को? जून ही करना है, ठीक है ना। माइनस किसके लिए करना है? जून के लिए करना है। कितना? मैं कहा जून में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 दिन होते हैं। सर ये क्या कर रहे हो? बचपन में तुमने नहीं सीखा ये वाला? ये ऊपर जो आया हुआ पार्ट उसमें 31 डेज, फिर नीचे 30 कम वाला डेज, जैन 31, फैब 28, फिर वापस मार्च, फिर अप्रैल कम, मई ज़्यादा, जून कम, जुलाई ज़्यादा, अगस्त ज़्यादा, सितंबर कम, अक्टूबर ज़्यादा, नवंबर कम, दिसंबर ज़्यादा। आई थिंक तुमने भी ऐसे ही सीखा होगा, ठीक है ना, हमने तो ऐसे ही सीखा था, ठीक है। देखो नहीं सीखा तो अभी सीख लो तुम। ओके सर, जून, फिर देखा मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून तो नीचे वाला पोर्शन है ना, तो अपन क्या करते हैं, जून 30 डेज होते हैं। सर क्या क्या सिखाते हैं, ठीक है ना। 30 जून, उसके 30 होते हैं, उसमें से काउंटिंग चालू कहां से करनी है? सिर्फ काउंटिंग चालू करनी है 4 से। ओके, तो 30 में से 4 माइनस कर दो, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, जिस दिन बिल काउंटिंग वो देखे, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया ना वो दिन शामिल नहीं होगा, तो 4 तारीख शामिल नहीं करेंगे। 5 से चालू होगा, तो 5 से 30 तक कितने दिन हो गए? सिर्फ 5 से 30 तक 26 दिन हो गए। ओके, कितना बचा? 60 माइनस 26, 34। अभी तो एक महीना और पूरा निकल जाएगा, तो जून, जून के बाद जुलाई भी निकल जाएगा। जुलाई भी निकल गया। जुलाई में कितने दिन होते हैं सर? जुलाई में 31 दिन होते हैं, 31 डेज। अच्छा, माइनस किया 31, अब बचा कितना? 3। मैं कहा अब अगस्त पूरा नहीं निकलने वाला है, तो दैट मीन्स डेट इज 3 अगस्त, 3 अगस्त 2022। और प्लस क्या कर देना, ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड कितना? 3 डेज। तो ये आएगा 3 अगस्त में अगर 3 दिन ऐड कर देंगे तो 6 अगस्त, 6 अगस्त 2022। ओके, तो ये ड्यू डेट आया। मैंने कहा ना, 6 अगस्त 2022 जिस दिन ड्यू डेट था, एक्चुअल में ये था, लेकिन उस दिन क्या हो गया, स्ट्राइक डेज है, बंद था, अचानक से छुट्टी हो गई, बैंक बंद हो गया, तो क्या मैं 6 अगस्त को पेमेंट कर पाऊंगा? नहीं,
क्या मुझे सामने वाला बोल पाएगा कि भाई 6 अगस्त को नहीं, तेरे को पता था ना कि छुट्टी होने वाली है, तो 5 अगस्त को पेमेंट क्यों नहीं किया? नहीं बोल सकता, अचानक हुई है छुट्टी, पब्लिक हॉलीडे नहीं था, सडन हॉलीडे। तो ऑब्वियसली फिर ड्यू डेट क्या रहेगा इसमें, पेमेंट का डेट क्या रहने वाला है? ड्यू डेट मतलब सिंपली पेमेंट किस दिन किया जाएगा, 6 अगस्त नहीं, ऑब्वियसली सर समझदारी की बात है 7 अगस्त ही पेमेंट होगा, तो नेक्स्ट डे होगा, फॉलोइंग डे इज द ड्यू डेट, फॉलोइंग डे इज द ड्यू डेट। ओके, सडन हॉलीडे के केस में नेक्स्ट डेट इज द ड्यू डेट। ओके, सो ड्यू डेट क्या रहेगा इसमें, ड्यू डेट रहेगा 7th अगस्त, 7th अगस्त। ओके, 2022। क्यों? सिंस 6th अगस्त is sudden holiday, 6th अगस्त is sudden holiday। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो सर, आपने पहले समझाया क्यों नहीं? अरे भाई मैं मानता हूं कि तुमने है ना 11th में कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, और नहीं तो फाउंडेशन में कुछ तो पढ़ा होगा, वही दिमाग तुम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, और नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी ये पढ़ना, फिर वापस जो लिखवा रखा है नोट्स में वो पढ़ना, फिर वापस ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा सर, ठीक है, इतनी मेहनत करेंगे हम, वो भी आपके लिए। भाई अब मेहनत मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहे हो। सेकंड बिल, सेकंड बिल क्या होगा सर? सेकंड बिल है ना 90 डेज का, 90 डेज का। एक और प्रैक्टिस के लिए दिया, 1 फरवरी से चालू करना, 1 फरवरी 2022, 90 डेज। अच्छा, तो मैंने लिखा यहां पर 90। फैब से चालू करना है, बिल्कुल फैब से चालू करना है, 90 डेज। फैब कितना फैब? फैब है फर्स्ट फैब, तो मैंने 2022 में 28 दिन होते हैं, 29। सर ये कैसे पता करेंगे? मैं कहा 2022 डिवाइड बाय 4 करके देखना, अगर एग्जैक्ट नंबर आता है, पॉइंट्स में नहीं आता है, तो यस वो 29 डेज होंगे फैब में। मैंने क्या डिवाइड किया 4, मैं कहा नहीं 505 इंटू 505.5 आ गया, मतलब 505.5। मैं कहा नहीं ये तो एग्जैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब इसमें फैब में क्या होगा, 28 डेज ही होगा। जैसे 2020 डिवाइड बाय 4 किया, एग्जैक्ट 505 है, या 2024 है, 2024 डिवाइड बाय 4 किया तो एग्जैक्ट 506 है। तो ये क्या है, ये लीप ईयर है। इनमें फैब में क्या होगा, इनमें फैब में 29 डेज होते हैं, ठीक है जी, 2024 और अब आएगा 2028, ठीक है, आपके लिए रेलेवेंट आई थिंक यही होगा। 2024 का क्वेश्चन दे देंगे या 2028 का दे देंगे, तो उसमें क्या होगा, ये लीप ईयर है, फैब में 29 होते हैं, लेकिन 2022 में तो नहीं होते ना, नहीं सर 2022 में तो नहीं होगा, तो 28 दिन है, उसमें से काउंटिंग किधर से, फर्स्ट फैब से, तो ये लो जी फर्स्ट को काउंट नहीं करना, इसलिए फर्स्ट को माइनस कर दिया, 27 इसके माइनस कर दो, तो 90 माइनस 27, 63। अभी तो पूरे मंथ निकल जाएंगे, मार्च भी गया, फैब के बाद मार्च, मार्च में कितना सर, मार्च में 31 डेज होते हैं, माइनस कर दो 31, अभी भी 32 बच रहे हैं, तो अगला मंथ पूरा कवर हो जाएगा। अप्रैल और लेस कर दो, अप्रैल में 30 होते हैं, बिल्कुल हटा दो 30, ये माइनस किया 30 दो। अब इसमें तो मई पूरा नहीं जाने वाला ना, दैट मीन्स 2 मई तक तो हम पहुंच गए, 2 मई तक तो पहुंच गए। अब क्या करोगे, अब 3 दिन ग्रेस पीरियड के ऐड कर देना, 3 दिन तो एक्स्ट्रा देने होते हैं ना कि भाई पेमेंट करने के लिए 3 दिन तो ज्यादा दे दे, 3 महीने कम पड़ गए, लेकिन हाँ वो 3 दिन जरूरी चाहिए, है ना। जैसे गोलगप्पा खाने के बाद वो पपड़ी खानी होती है ना, मीठी और नमक वाली पपड़ी, सेम वैसे ही कि भाई 90 डेज मिल गए, वो अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 दिन मिलने जरूरी है। हाँ अभी सर रिलेट किया, एकदम बढ़िया से रिलेट किया, ठीक है। 3 दिन ये वाले वो वही है, वो पपड़ी चाट ये है ना। अगर तुम इसको भूल गए मतलब समझ जाओ तुम गोलगप्पे से प्यार नहीं करते, तुम उस पपड़ी से प्यार नहीं करते जो तुमको लास्ट में मिलती है, जिसका तुम पूरे गोलगप्पे तक खाने तक वेट करते हो कि वो कब मिलेगा, है ना। चलिए देखो, तो ग्रेस पीरियड क्या, 3 डेज, 3 डेज, ठीक है। कितना आएगा, 2 मई में 3 दिन ऐड करेंगे तो 5th में। अब क्या 5th में सडन हॉलीडे है, क्या 5th में सडन हॉलीडे है? नहीं सर, 6th में था सडन हॉलीडे, 6th में था सडन हॉलीडे, तो 5 मई नहीं है ना, 5 मई नॉर्मल डे है, कैश दिन पेमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो यही क्या है, ड्यू डेट है, सिंपल, है ना, नॉर्मल है। अब जैसे यहाँ पे काउंटिंग 6 अगस्त है, क्या 6 अगस्त को पेमेंट हो सकता है? नहीं, 6 अगस्त को तो स्ट्राइक हो गई थी, तो मैंने कहा फिर 7 अगस्त को पेमेंट होगा, सिंपल।
फिर यहाँ पे जैसे 26 जनवरी आ रहा था, मैं कहा 26 जनवरी को पेमेंट हो सकता है, नहीं तो क्या 27 को पेमेंट होगा, नहीं 26 पहले से पता था तो 25 को पेमेंट करो ना, सिंपल। समझा क्या? तो आई होप तुमको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो कथा लिखी हुई है ना वो सब यहाँ लिखी हुई है। ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ ऑन डिमांड, नाम ही क्या, ऑन डिमांड बिल, जैसे ही डिमांड करेंगे पैसा देना। एट साइट, जैसे बिल दिखाऊंगा पैसा देना पड़ेगा। ऑन प्रेजेंट, जैसे बिल प्रेजेंट करूंगा पैसा देना पड़ेगा। फिर भाई इसमें डेज का कोई रोल ही नहीं है, ग्रेस पीरियड का कोई रोल ही नहीं है। एज सुन एज इट इज प्रेजेंटेड पेमेंट करना पड़ेगा। पेबल ऑन डिमांड एंड नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, कोई टाइम वाइम नहीं लिखा हुआ होता है, और ना ही नॉट एंटाइटल्ड, कोई ग्रेस पीरियड भी नहीं मिलता है। सच बिल्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू डेज ऑफ ग्रेस। मैं कहा पूरा मैच्योरिटी पीरियड है क्या? नहीं ना, गोलगप्पे खिलाएगा तो पपड़ी किस बात की मांग रहा है? ठीक है, चल अब देख मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ आफ्टर डेट बिल। आफ्टर डेट बिल हमने देखा था, आफ्टर डेट, आफ्टर डेट में काउंटिंग कहां से चालू होगा? बिल आफ्टर डेट कब होगा? द टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, आफ्टर डेट हो चाहे आफ्टर साइड, उसमें पेमेंट कितने टाइम बाद होगा वो मेंशन होगा। 3 days ऑफ ग्रेस इज ऑल्सो अलाउड, 3 दिन ग्रेस पीरियड भी अलाउड होगा। टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, ओके। फिर उसके बाद ये जो आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट वो क्या है सर? इसमें भी क्या होगा? आफ्टर साइट में भी टाइम मेंशन होता है, 3 days अलाउड रहता है, और पीरियड बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल। काउंटिंग कहां से चालू होगी? यहां पर तो पीरियड कहां से चालू होगा? पीरियड बिगिंस, द पीरियड बिगिंस कहां से? आफ्टर डेट अगर बिल है, द पीरियड बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है वहां से काउंटिंग चालू होगी। जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है वहां से काउंटिंग चालू होगी, ड्रॉइंग द बिल। आफ्टर डेट बिल है तो, और आफ्टर साइट बिल है तो कहां से चालू होगा? डेट ऑफ एक्सेप्टिंग, डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल, वहां से नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन होगी या नंबर ऑफ मंथ्स की कैलकुलेशन, या यूं कहूं ड्यू डेट की जो कैलकुलेशन है वो कहां से होगी? जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया गया। आफ्टर साइट तो एक्सेप्ट किया गया, आफ्टर डेट तो जिस दिन लिखा गया। फिर ग्रेस पीरियड, व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज गिवन इन द मंथ्स, अगर मंथ्स में हो तो मैंने बताया था कि मंथ्स के अकॉर्डिंग चलेगा, इग्नोर कर देना नंबर ऑफ डेज को। 3 days ग्रेस पीरियड ऐड होगा। फॉर एग्जांपल एक बिल 4 मई है, 3 महीने बाद है आफ्टर डेट, आफ्टर डेट तो 4 महीने में पहले 3 दिन 3 महीना जोड़ो, तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त, 4 अगस्त, अब 4 अगस्त में 3 दिन जोड़ो, फिर दिन जोड़ना है, पहले दिन मत जोड़ देना, ठीक है ना। पहले मिलती है क्या? पपड़ी चाट, अरे सर गोलगप्पे के पीछे पड़ गया, अभी जाके खाने पड़ेंगे अभी, ठीक है ना। अभी जस्ट क्लास खत्म करके मैं भी जाने वाला हूँ, चलना मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। 3 days ऑफ ग्रेस, हाँ हम अपने अपने बाजू वाले से गोलगप्पे खाएंगे। 3 days ऑफ ग्रेस ऐड होगा तो 4 अगस्त में 3 दिन जोड़ोगे, 7 अगस्त पेमेंट का डेट हो जाएगा। का डेज में हो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसा, 65 डेज है, 5 जून है तो मैंने क्या कहा था, 65 लिखना। फिर जून के आप लेस करना, जून में कितना सर? जून में 30 दिन होते हैं, -5 से काउंटिंग करना है ना, तो 5 लेस कर दो, 25 यहाँ पे, 65 में से 25 गया, 40 बचा, 40 में तो एक और महीना चला जाएगा, जुलाई और हटा दो, जुलाई में कितना 31, तो माइनस किया 31, डेट आ गया 9, ये क्या है 9th अगस्त, क्या आ गया 9th अगस्त, और 9th अगस्त में क्या करना तुम, 3 दिन जोड़ देना तो क्या आ जाएगा 12 अगस्त, क्या आ जाएगा 12 अगस्त, ठीक है सर, समझा क्या? 12th अगस्त, ओके। व्हेन मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन अ नेशनल हॉलीडे, अगर नेशनल हॉलीडे पे आएगा तो क्या करेंगे सर? नेशनल हॉलीडे अभी बताया था ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो उस केस में क्या होगा? जो प्रीसीडिंग डे है आपका, प्रीसीडिंग बिजनेस डे इज द ड्यू डेट, मैच्योरिटी डे ऑफ द बिल शैल बी द प्रीसीडिंग। पता है ना तुमको छुट्टी आने वाली है, एक दिन पहले पेमेंट क्यों नहीं कर देते? ओके सर, 15 अगस्त हो तो 14 अगस्त को ही पेमेंट कर दो। लेकिन अगर कोई, ये तो नेशनल हॉलीडे हुआ, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे है, सडन हॉलीडे, तो क्या करेंगे? मेरे को पता था कि इमरजेंसी लगने वाली है, छुट्टी होने वाली नहीं ना, तो नेक्स्ट डे, ठीक है ना, आफ्टर 1 डे फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो ड्यू डेट क्या होगा? जो भी डेट ऑफ मैच्योरिटी है उससे एक दिन बाद का होगा, ओके। तो 25 जुलाई है और अगर ये इमरजेंसी हॉलीडे आ गया
तो क्या करेंगे, देन द ड्यू डेट इज द 26 जुलाई। चक्का जाम हो गया है ना, ठीक है। बट आजकल तो देखो ऑनलाइन पेमेंट होता है, जब तक बैंक वगैरह बंद नहीं होता है, बैंक की प्रोसेसिंग बंद नहीं होती, तो हम पेमेंट कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। सब पुरानी बातें हैं, लेकिन ठीक है आज भी चल रही हैं। बिल का पेमेंट हो सकता था, ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है ना, बट ठीक है जो चल रहा है वो चलने दो। पीरियड ऑफ द बिल मैच्योर ऑन अ डेट विच इज नॉट देयर इन द मंथ। ये वो मैंने बताया था कि 28 जनवरी से फिर हमने ऐड 31 जनवरी से एक महीना ऐड किया तो 31 फरवरी आ गया। फरवरी में 31 दिन होते ही नहीं है। ये बोल रहा है कि पीरियड ऑफ बिल मैच्योर ऑन अ डेट विच इज नॉट देयर इन द मंथ। ये देखो 31 जनवरी 3 महीने का बिल था, तो 31 जनवरी में 3 महीना ऐड करोगे तो फरवरी मार्च अप्रैल, 31 अप्रैल आएगा, लेकिन अप्रैल में 31 तारीख होती नहीं है, तो 30 अप्रैल इज द ड्यू डेट, और उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड कर देना, तो 3 मई क्या आ जाएगा, ड्यू डेट आ जाएगा। समझ में आया ना? बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ऑफ BRBP, ठीक है। फॉर द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो अपनी बुक में BR रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, और जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है वो अपनी बुक में BP रिकॉर्ड करेगा। सर ठीक है, डन। अब एक काम करना है तुमको, क्या करना है सर, आज मैं तो इतना ही करवाने वाला हूँ, तुमको ये वाला जर्नल एंट्रीज पढ़ के आना है। ये मैं तुमको लिखवा लिखवा के समझा चुका हूँ, लिखवा लिखवा के समझा चुका हूँ कि BR रिसीव हुआ, X और Y बोल के समझाया था ना, बिल्कुल। तो BR रिसीव टू Y, ठीक है। बिल रिटर्न करूंगा, कोई एंट्री नहीं करना। डिस्काउंट करवाया तो बैंक डिस्काउंट टू BR, क्रेडिटर को दिया तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू BR टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कलेक्शन में दिया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू द BR, ठीक है। ऑनर हो गया, और अगर मैंने बैंक से पहले डिस्काउंट करवा रखा तो क्या एंट्री करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि वो तो पैसा बैंक को मिलेगा। एंडोर्स कर रखा है तो मुझे क्या पैसा मिलेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि वो तो जेड को मिलेगा, इसमें भी नाम जेड रखा है मैंने। अगर ऑनर होता है और मैंने बैंक को दे रखा है तो कलेक्शन के लिए तो पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक और डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। और अगर सर बिल मैंने मेरे पास रख रखा है तो कैश या बैंक, कैश में पैसा आता है तो कैश डेबिट कर दूंगा, बैंक में पैसा आता है तो बैंक डेबिट कर दूंगा, टू BR, सिंपल। वाई क्या करेगा सर, वाई जब बिल इशू करेगा तो एंट्री करेगा X टू BP, ड्रॉ टू BP, सॉरी ड्रॉ टू BP, ड्रॉ टू BP, ये ड्रॉइंग मत फंसा करो। किसको देना है, X को देना है, तो X टू BP। फिर अब वो चाहे अपने पास रखे X, बिल डिस्काउंट करवाए, एंडोर्स करे, कलेक्शन दे दे, मुझे क्या, मैं, तुम घूमो फिरो नाचो गाओ हंसो खेलो बाहर जाओ, मुझे क्या, ठीक है। चलो देखो, फिर उसके बाद क्या करना है, मैच्योरिटी पर, मैच्योरिटी पर बिल तुम्हारे पास हो, बैंक के पास हो, कलेक्शन में भेज रखा हो, एंडोर्स कर रखा हो, मुझे क्या, मुझे तो पेमेंट करना है ना, तो BP टू कैश और बैंक, सिंपल। ये एंट्रीज एक बार रिवाइज करना, फिर हम इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और मैं तो कहता हूं ये एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके आ ही जाना, जब तुमने इतना सीख ही लिया है तो। कौन सा सर, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको प्रैक्टिस करके आना है। वही सारे केसेस हैं, बिल को अगर मैच्योरिटी रखा जाए, डिस्काउंट करवा लिया जाए, एंडोर्स कर दिया जाए, है ना, या फिर उसको कलेक्शन में भेज दिया जाए, वगैरह वगैरह। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क। सर हम तो होम पे ही बैठे रहते हैं, घर पे ही बैठे रहते हैं, सेल्फ वर्क, ठीक है, तुमको खुद को करना है। आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, एंट्रीज भी स्टार्टिंग में सिखा दी थी, नहीं या समझ में आई एक बार में, कोई बात नहीं, वो वीडियो स्टार्टिंग से वापस देखना, और वो सारी एंट्री जो मैंने एक एक करके स्टोरी करके बताई है वो सब अच्छे से पढ़ लेना, सुन लेना, ठीक है। तो अभी इतना ही रखें, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड बाय।